Hello everybody, this is Mahendra Sahu and mostly welcome to MS classes. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़, जिसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। जैसा कि आपको पता है हम डेली 7 o'clock पे 20 वेस्ट MCQs क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें इन द फॉर्म ऑफ MCQs डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका है और ये हमारा पार्ट 5 है। यदि आपको डेली इस तरह की वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पर देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए हमें वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी सजेशंस आपके हों। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आज हमने मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अकाउंट ईयर ऑफ RBI। इसमें आपको बताना है कि RBI का जो या हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। सबसे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन ये होता है वित्तीय वर्ष कब तक चलता है। यहाँ पे जब ये पूछा जाता है सो नॉर्मली हमें लगता है कि ये अप्रैल से मार्च चलता होगा, बट द करेक्ट आंसर इज़ जुलाई टू जून। वित्तीय वर्ष जो चलता है वो जुलाई से जून तक चलता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया में, जैसा कि आपको पता है 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, बट यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में, हमारे देश में, भारत में पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, है ना। सो आपको याद रखना है ये हुआ था 1987 में, 1987 में पहला वर्ल्ड कप जो हेल्ड हुआ था, पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो इंडिया में खेला गया था, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। साथ ही आपको पता होगा कि 1983 में इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इस पॉइंट को तो शायद आप लोगों ने पहले से सुना ही होगा, बट एक बार और आप इसे याद रख सकते हैं। ओके सो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है युद्ध अभ्यास से, या जो वॉर एक्सरसाइज होती है उससे संबंधित है। वॉर एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये करंट में भी होते हैं और साथ ही इनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज ली है इट इज़ स्लीनेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीनेक्स, ये एक वॉर एक्सरसाइज है और हमें बताना है कि ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है ना। सो याद रखेंगे इंडिया एंड श्रीलंका, श्री से आप वर्ड यहाँ पे याद रख सकते हैं, श्रीनेक्स, ठीक है। सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक युद्ध अभ्यास है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज होता है और इस बार भी ये युद्ध अभ्यास हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। शायद आपने सुना होगा कि इसकी जो लिस्ट चलती है लाइक ग्रे लिस्ट, है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, कई सारी कंट्रीज़ को, कई बार, कई सारी तो नहीं बट कुछ कंट्रीज़ को कई बार शामिल किया जाता है, कई बार हटा दिया जाता है। स्पेशली जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसका नाम अभी इसकी ग्रे लिस्ट में चलता है ना। तो समझते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि FATF का फुल फॉर्म है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म रखेंगे और ईयर भी याद रखेंगे कि इसे कब स्थापित किया गया था। इसे 1989 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग को रोकना, स्टे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग।
अब यहाँ पे समझ लेते हैं हम जल्दी से कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इलीगल जो करेंसी होती है, इलीगल जो मनी होती है, उसे लीगल किया जाता है। मतलब कह सकते हैं जैसे काला धन जिसे हम बोलते हैं, उसे लीगल किया जाता है ना। इलीगल मनी को लीगल करना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस पे रोक लगाने का काम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। एंड सेकंड क्या होता है, टेररिस्ट फंडिंग। सो टेररिस्ट फंडिंग का मतलब फंड जो किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब आतंकवादी घटनाओं को जो अंजाम देने वाले बड़े बड़े कह सकते हैं हमारे ग्रुप्स होते हैं, उनको फंडिंग करना, ये होता है टेररिस्ट फंडिंग। सो फाइनेंशियल टास्क फोर्स का सेकंड काम होता है इस पे भी रोक लगाना। सो आप लोग याद रखेंगे FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाना और साथ ही साथ टेररिस्ट फंडिंग पर भी रोक लगाना। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि करंट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एक साल में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए, क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक या दो तो पूछे ही पूछे जाते हैं। और हम ट्राई करेंगे कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें हम करंट अफेयर के फॉर्म में यहाँ पे शामिल करें, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट के हो, आपको सारे क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 का, या जिसे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड भुखमरी सूचकांक, है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है भुखमरी सूचकांक इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो 2020 के अकॉर्डिंग देखें सो इंडिया की जो रैंक है वो है 94 रैंक इंडिया की इस बार आई है। 94 रैंक इस बार इंडिया की आई है, जिसमें शामिल हुई थी टोटल 107 कंट्री। सो इन 107 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक है 94, कह सकते हैं बहुत ही गिरी हुई कंडीशन है। बट यदि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो रैंक में थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन हमें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो रैंक थी दैट वाज 102, है ना, बट इस बार कितनी है 94। बट यदि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो हम अभी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सो आप लोगों को याद रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड भूखमरी सूचकांक 2020, इंडिया की रैंक 94 आउट ऑफ 107 या 107 कंट्रीज़। इसी के साथ पूछा जाता है कि इसे जारी किस संस्था के द्वारा किया जाता है, इशू किस संस्था के द्वारा किया जाता है। सो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका नाम याद रखना है। IFPRI जो इंस्टीट्यूशन है ना, ऑब्वियसली UNO का होगा, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसे जारी किया जाता है। ओके, सो चलिए आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डैम के ऊपर। डैम्स की सीरीज़ भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, जो कि इंडिया के फेमस डैम्स कौन कौन से हैं और वो किस रिवर पर आते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम अलमाती डैम के लिए। ठीक है, अलमाती डैम या साउथ इंडिया के जो डैम होते हैं उनसे ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार ये बिटवीन 2 स्टेट्स या मोर देन 2 स्टेट्स विवाद का विषय बन जाते हैं। 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में किसी भी नदी के ऊपर जब विवाद होता है तो उस नदी से रिलेटेड जो भी फेमस डैम या बांध है उनसे संबंधित क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अभी एक और बात, जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं उनमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। लगे तो अभी हमने सिर्फ 5 या 6 ही वीडियो बनाए हैं, बट उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप चाहो तो मैच कर सकते हैं, है ना। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं, और यकीन मानिए यदि आप 10 to 15 मिनट इन क्वेश्चंस के साथ इन एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अलमाती बांध जो है वो किस नदी पर आता है, तो ये आता है कृष्णा नदी पर, जो कि कर्नाटक के नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्थ कर्नाटक में है। एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 2005। ये जो अलमाती डैम है ये बनके कंप्लीट हुआ था 2005 में।
ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे एक्ट जो हैं वो ईयर बाय ईयर पास किए जाते हैं, बट कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनका इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ते जाता है या हमेशा ही रहता है, भले ही वो कुछ पुराने होते जाएं। इसी टाइप का एक एक्ट यहाँ पे हमने शामिल किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, या जिसे कहा जाता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। याद रखेंगे आप लोग, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा, भले ही नाम से ना जानते हो, बट एक्चुअली में कोई भी यदि स्पेशली विलेजेस एरिया से या रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो उसके बारे में पता होगा। इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के स्पेशली लोग हैं या शहरी क्षेत्र के लोग हैं, या बोल सकते हैं कि देश की जो 2/3 पॉपुलेशन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, उन्हें क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा वहन करने योग्य मूल्य पर खाद्य सामग्री प्रोवाइड की जाएगी, खाद्य सामग्री दी जाएगी, है ना, कम मूल्य पर दी जाएगी, आप ये बोल सकते हैं, है ना। जिसमें आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सोसाइटीज़ होती है उनके माध्यम से आपको जो अनाज है वो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे गेहूं दिया जाता है, वीट दिया जाता है, इसके अलावा राइस दिया जाता है ना, इसके अलावा मेज़ या मोटे अनाज दिए जाते हैं। तो यही है हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसको कहा जाता है, और ये लाया गया था 2013 में। आपको ईयर यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना पहचाना है बट ईयर याद रखोगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लाया गया था, 2013 में लाया गया था, जिसमें क्या किया जाता है, वीट जो है, राइस जो है, मेज या जो भी मोटे अनाज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं देश की 2/3 जनसंख्या को। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पहले रुपए का ये सिंबल चलता था जनरली, और आज के समय में रुपए का जो न्यू सिंबल चलता है उसमें रा के बीच में ही ऐसा रुपए बना दिया जाता है। सो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये न्यू सिंबल कब लाया गया या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, हु डेवलप्ड द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपए, हमारे इंडियन रुपी या इंडियन जो करेंसी है उसका नया जो सिंबल है वो किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं होगा तो यहाँ हमने मेंशन किया है डी उदय कुमार, है ना, डी उदय कुमार जो कि IIT गुवाहाटी से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा नई करेंसी के डिज़ाइन में फर्स्ट रैंक दिया इनको मिला था 2010 में, और इनके द्वारा जो सिंबल दिया गया था वो आज हमारी करेंसी का सिंबल है, आप याद रखेंगे और यहाँ पे देख भी सकते हैं। ओके, सो शायद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी उदय कुमार। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डेट वी सेलिब्रेट एज द एयर फोर्स डे। ऑब्वियसली MCQs में पूछे जाते हैं, है ना। सो 8 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, इंडियन एयर फोर्स डे या भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखोगे आप लोग, भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में हम इसे हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं, बट क्यों 8 अक्टूबर को ही क्यों इसे एज अ वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इस साल का जो 8 अक्टूबर का वायुसेना दिवस था उसके बारे में, फिर यहाँ पे हम उससे रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। सो इस वर्ष जो आपका वायुसेना दिवस मनाया गया था ये थी 88th एनिवर्सरी, मीन्स 88वां नंबर का आपका वायुसेना दिवस 2020 में मनाया गया है ना, ये पॉइंट आप याद रखोगे। और पहली बार 8 अक्टूबर 1932 को 1932 8 अक्टूबर 1932 मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स का हमारे देश में राज्य हुआ करता था उस समय पर इसे स्थापित किया गया था, और उस समय पे इसका नाम हुआ करता था रॉयल भारतीय वायुसेना या रॉयल इंडियन एयर फोर्स। याद रखोगे आप लोग, उस समय पे क्या नाम हुआ करता था, रॉयल भारतीय वायुसेना, है ना।
ये नाम हुआ करता था। सो इसी के कारण 8 अक्टूबर को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के कारण आज भी हम 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। सो आप नाम याद रखोगे। 8 अक्टूबर जब 1932 में इसे स्थापित किया गया था तो उस समय इसका नाम क्या था, रॉयल भारतीय वायुसेना। फिर इसको रिनाम किया गया भारतीय वायुसेना के रूप में, इंडियन एयर फोर्स के रूप में। ये कब किया गया, 1950 में, है ना। सो इसीलिए हम 8 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। आप लोग यहाँ पे ये भी पता कर लोगे कि प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है एयर फोर्स के, है ना। ये आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन रहा या बोल सकते हैं होमवर्क रहा। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, या नहीं भी बताना है तो कम से कम फाइंड कर ले ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काम आ सकें। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोखली कई वाटरफॉल इज इन, नोखली कई जो वाटरफॉल है वो किस स्टेट में आता है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने मेंशन किया है क्योंकि फेमस वाटरफॉल है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बट कई बार हम इससे क्या कर सकते हैं कि इसको पढ़ नहीं पाते हैं। जोग जो नेशनल पार्क है हम उसकी डिटेल्स देख लेते हैं बट इसे शामिल नहीं कर पाते हैं। सो याद रखोगे आप यहाँ पे जो नोखली कई वाटरफॉल है ये आता है मेघालय में, और सबसे हाईएस्ट या सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का जो वाटरफॉल है उसमें शामिल किया जाता है नोखली कई को। सो याद रखेंगे नोखली कई waterfall, it is in Meghalaya. Let's move to the next question. हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पता होने के बाद भी एग्ज़ाम में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ना। हमारे साथ भी एक दो बार ये हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को क्या है, फिर उसके बाद हम आंसर को देखेंगे। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस कई सारे यूनियन बना दिए जाते थे हमारे देश में, है ना। कुछ क्रांतिकारियों के यूनियन होते थे, कुछ किसानों के यूनियन होते थे, तो कुछ मजदूरों के यूनियन होते थे। तो इसी तरह का यहाँ पे एक यूनियन बना था, दैट वाज ऑल इंडिया किसान सभा, है ना। क्या नाम था, ऑल इंडिया किसान सभा। मतलब ऑब्वियसली समझ सकते हैं किसानों की सभा थी, किसानों का एक ग्रुप था, है ना। ऑल इंडिया किसान सभा दैट वाज फर्स्ट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का पहला इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था यदि ब्रिटिश इंडिया के समय की बात की जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो किसान सभा थी देश की पहली किस वर्ष इसे बनाया गया था। आंसर याद रखोगे 1936 में इसे बनाया गया था, 1936 में इसे बनाया गया था। और इसके प्रेसिडेंट, इसके चेयरमैन या उस समय किसने इसको हेड किया था, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में क्या किया गया था, इस ऑल इंडिया किसान सभा को लीड किया गया था। इसके ये प्रेसिडेंट थे। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पिक ऑफ विच माउंटेन रेंज, कौन सी पर्वतमाला, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है जिसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है, गुरु शिखर जिसे कहा जाता है। नाम तो ऐसा लग रहा है कि कोई रिलीजियस नाम है, किसी गुरु का नाम है, बट ये एक पर्वत श्रृंखला, माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ना। सो आंसर यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये है अरावली माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऑब्वियसली राजस्थान में आती है। और यहाँ पे आप लोग याद रखोगे दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि जैन धर्म का फेमस मंदिर है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है ना। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली माउंटेन रेंज की, जो कि राजस्थान में आती है, और यहाँ पे जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है। ये 3 पॉइंट आपको गुरु शिखर से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो दल बदल कानून आता है क्या होता है, अभी हम समझते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे संविधान में जो दल बदल कानून आता है वो किस वर्ष शामिल किया गया था और किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। सो याद रखोगे ये शामिल किया गया था
52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, 52nd संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जो कि 1985 में हुआ था, जबकि राजीव गांधी की सरकार आई थी, है ना। आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। अब समझ लेते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। सपोज करिए कोई भी दो पार्टी हम देश की ले लेते हैं, मान लो बीजेपी और कांग्रेस। अब किसी भी पार्टी का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है या मेंबर है किसी भी पार्टी का, और वो बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी का है और एक पार्टी से इलेक्शन जीतता है। सपोज करो बीजेपी से उसने इलेक्शन जीता हुआ है, बीजेपी से उसने चुनाव जीता हुआ है, और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी पार्टी बदल के कांग्रेस पार्टी में आ जाता है, या मान लो कांग्रेस से जीता हुआ है और पार्टी बदल के बीजेपी में आ जाता है जीतने के बाद, तो इसे क्या माना गया है, इसे अब इस 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से गैर कानूनी बताया गया है या गैर संवैधानिक बताया गया है। तो इसमें क्या होगा, उसकी जो मेंबरशिप है, यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी मेंबरशिप को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब वो इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकते। कुल मिला के ये बात आपको याद रखनी है, वाया द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1985। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमेटी बनाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसके बारे में आपको बताना है। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू, जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी उसका संबंध किस चीज़ से है ना। तो आंसर यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ये है पंचायती राज सिस्टम से, है ना। पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में जो लागू हुआ था, या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के गठन के लिए जो सिस्टम लागू हुआ था, इसे हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है पंचायतों के लिए। इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई थी उसे फिर बाद में 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो कि पंचायतों से रिलेटेड थे, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, है ना। तो उसमें इनकी जो भी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस को शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखोगे आप, बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि जो कि बनी थी किसके लिए, पंचायती राज सिस्टम के लिए। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पब्लिश्ड केसरी न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे देश में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का समय था, या बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम जब हमारे देश में चल रहा था, उस समय पे कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे हमारे जो क्या बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा। सो जो केसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। सो आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था। याद रखोगे, केसरी न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना। एक केसरी था और एक मराठा था, दो न्यूज़पेपर यहाँ पे पब्लिश किए गए थे। सो केसरी के बारे में पूछा गया है तो याद रखोगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच कंट्री वॉज द फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जिसको हम बोलते हैं, वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, किस कंट्री से हमने लिया है ना। सो आप याद रखोगे ये हमने लिया है यूएसएसआर से, है ना। आज के समय में इसे बोला जाता है रसिया, बट पुराने समय में इसे बोला जाता था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1991 में क्या हुआ था, फिर जो यूएसएसआर था वो 16 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, 16 अलग अलग कंट्रीज बन गई थी, जिसमें से एक है रसिया, है ना। तो आज रसिया है, बट उस समय पे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या हिंदी में डायरेक्ट आपको देता है सोवियत संघ। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सोवियत संघ से या आज के रसिया से हमने हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें लिया हुआ है। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो कांग्रेस आज हमारी चल रही है उसकी जो कह सकते हैं पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो 1885 में हुई थी, है ना। ऑब्वियसली इसी वर्ष इसे स्थापित किया गया था,
है ना। तो आप लोगों को बताना है कि इसके चेयरमैन कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे। सो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। याद रखेंगे पहली मीटिंग 1885 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी कांग्रेस की, और इसके चेयरमैन कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये तो सिंपल है, आप देख के ही बता सकते हैं। बिजू पटनायक मीन्स पूर्व CM उड़ीसा के, और जिनके बेटे अभी नवीन पटनायक उड़ीसा के CM हैं, है ना। तो इनसे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नवीन पटनायक प्रेजेंट समय में हैं, इनके पहले जो इनके फादर थे वो भी क्या थे, वहाँ के CM थे। तो इन्हीं के नाम पे उड़ीसा की कैपिटल जो है भुवनेश्वर में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। क्या नाम है, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड इट इज़ इन भुवनेश्वर। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। संतोष ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है। ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। सो याद रखोगे संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल की इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। चलिए, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डेट वी सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इजी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखोगे। हम इसे मनाते हैं 10 जनवरी को हर साल, है ना। याद रख सकते हैं 10 जनवरी को हम हर साल इसे मनाते हैं। सो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस सीरीज़ के हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कोई भी सजेशंस। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट MCQs के साथ।